और ये 70 साल पुरानी कहानी है, कोई 700-800 साल पुरानी कहानी नहीं है। और 70 साल किसी भी इतिहास में एक लम्हे के बराबर है। आप सोचिए कि ऐसे लोगों की कि हमारे बातचीत के डिस्कोर्स में भी वो लोग नहीं आए, कभी उनकी चर्चा नहीं हुई, कभी उनके बारे में पढ़ा नहीं गया, एक रटी रटाई बातें बस लोग कहते रहे। लेकिन आज इस दौर में हम उस पर एक बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुझे संविधान की कॉपी दिखाई गई, मैं बहुत खुश हूं उसे देख करके कि आज की युवा पीढ़ी उसको इसलिए न देखे कि उसमें कौन सी धारा थी, कौन सी धारा नहीं थी। धाराएं बदलती रहती हैं संविधान में, अमेंडमेंट होते रहते हैं संविधान में, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जब भारत का संविधान पूरा कंप्लीट हो गया तो जो हमारे फूल वाले चचा जी थे, उनका अपना बहुत सेठ थी, पावरफुल थे। और ये भी शायद इस देश को नहीं पता कि हम जब बार बार ये कहते हैं कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो उस प्रधानमंत्री ने शपथ पहली बार कब ली थी, ये भी नहीं बताता कोई। क्योंकि जिस चैप्टर को खोलेंगे वहां से एक नया इतिहास आपको मिलेगा, और फिर वो जो लोग अपने आप को महान, विजनरी, उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए कुछ लोगों ने समग्रता में ऐसा ब्लैंक आउट कर रखा है कि आप सच जाने ना। ये अंग्रेजों का जो कैबिनेट मिशन प्लान आना था, उसमें ही तय हो गया था कि कांग्रेस पार्टी को हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे और सिर्फ हमारी पहली और आखिरी पसंद नेहरू है। इसलिए नेहरू ने शपथ पहली बार कब ली मुझे नहीं पता, लोगों को कितना, आप सब जानते हैं 1547 को ली, यही मालूम है ना आपको, एक एवरेज आता है। नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से पहले 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड बॉविल द्वारा उनको शपथ दिलाई गई थी और यूनियन जैक के नीचे उन्होंने शपथ ली। और उस समय वो ब्रिटेन के राजा के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए शपथ ली। और कमाल है कि जिन लोगों ने आपको गुलाम बनाया, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जो भी पूर्वज रहे होंगे या तो बड़े असहाय थे, या जो लोग बोले होंगे उनकी आवाज दबा दी गई। ताज्जुब लगता है मुझे कि जिन लोगों ने आपको गुलाम बनाया, उन्हीं लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में स्थापना की। ऐसा होता है? अच्छा, हमने तुम्हें गुलाम बनाया, अब तुम्हें हमें आजाद करने के लिए हम एक संगठन बना रहे हैं। और 1985 में कांग्रेस को ए ह्यूम ने बनाया, और उसके बाद 5 अध्यक्ष ब्रिटिशर्स रहे कांग्रेस के। तो उनका कोई मन परिवर्तन हो गया था क्या कि नहीं नहीं नहीं, अब हम अत्याचार नहीं करेंगे, इन्हें आजाद करेंगे। तो आज हमारे यहां क्योंकि संचार क्रांति है, छोटी छोटी चीजें बड़ी तेजी से फैल जाती हैं। जो आज हमारे यहां अभी चुनाव का दौर है, लोग कहेंगे मशीनें हैक हो गई, घपला हो गया। भारत की आजादी सबसे बड़ा पॉलिटिकल घपला है। और मैं अपनी बात को सिर्फ 2-3 पॉइंट से रख के समझा दूंगा आपको। 1946 में 4-5 ऐसी घटनाएं हैं जिनको कभी उसी सीक्वेंस में नहीं बताया गया। एक इधर बताई और एक इतने साल बाद इधर बताई, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते। जनवरी से लेकर के सितंबर तक में 4 या 5 घटनाएं घटी। उन घटनाओं से आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़, वहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वहां उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया 1940 में। अमूमन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 2 साल के लिए चुने जाते थे, लेकिन उसी वक्त 1940 में 23 मार्च 1940 जो आज पाकिस्तान के अंदर शहर है, वो भारत का शहर हुआ करता था उस वक्त। उस शहर का नाम है लाहौर। वहां मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और जिन्ना वाज द प्रेसिडेंट। और उस
चुनाव के बाद जिन्ना ने पब्लिकली ये कहा कि जो असली मुसलमान हैं वो मुस्लिम लीग के पास हैं और नकली मुसलमान कांग्रेस के पास हैं। बस कांग्रेस पार्टी को लगा कि हमको ये साबित करना है कि नहीं हमारे पास असली हैं, इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को 40 में आनन फानन में अध्यक्ष बनाया गया और वो 1946 तक अध्यक्ष रहे। अब 1946 तक स्थिति बदल चुकी थी, कैबिनेट मिशन प्लान आ चुका था, 15 प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हो चुके थे और उस चुनाव के अंदर मुस्लिम लीग का नारा था मर के लेंगे पाकिस्तान, हर कीमत पर लेंगे पाकिस्तान। और उस समय कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट नजर आती थी। पूरे देश में 1585 सीटें थी, जिसमें 492 सीटें रिजर्व थी मुसलमानों के लिए, और चुनाव हुआ उसमें 429 सीटें मुस्लिम लीग जीती और बाकी सीटों पर कांग्रेस जीती। कांग्रेस की सरकार बन गई और फिर कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था। यहां से आपको समझ आएगा कि हम किधर की तरफ जा रहे थे। वो जो उनका वंशज है जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहा है, उसकी परेशानी समझिए। 1946 में कांग्रेस पार्टी को अपना अध्यक्ष चुनना था। मौलाना आजाद रिजाइन कर चुके थे, तो कांग्रेस पार्टी ने नवालाल नेहरू को अपना कैंडिडेट नहीं बनाया। यह कांग्रेस के अंदर की स्थिति थी। तो गांधी जी अंग्रेजों से वही बात करते थे, तो गांधी जी ने दबाव डाला और अपने तथाकथित मॉरल को इमोरल काम किया उन्होंने, और उनको फिर कैंडिडेट बनाया नेहरू को। इसलिए पार्टी के लाइन पे आप बोल सकते हैं आज की राजनीति एक अलग चीज है। मैं उस वक्त भी मानता हूं कि उस कांग्रेस पार्टी में बड़े से बड़े नेशनलिस्ट लोग पड़े होते हैं। आप सोचिए कि जिस आदमी को पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं बनाया, गांधी जी ने इंटरवीन किया और कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है, क्योंकि अंग्रेजों ने कन्वे कर दिया था। तो गांधी जी तो अंग्रेजों के बिहाफ पे काम कर रहे थे। अब वो कैंडिडेट हो गए, तो 15 प्रांतीय असेंबलियों से कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष चुनने के लिए वोट डाले। उसमें पट्टाभी सीतारमन भी कैंडिडेट थे, उसमें सरदार पटेल भी कैंडिडेट थे। 15 लोगों के वोट दिल्ली आए और उस पूरी प्रोसेस को देखने के लिए गांधी जी ने बहुत चालाकी से अपने सबसे नजदीक आदमी को उस पूरे प्रोसेस का इंचार्ज बनाया कि उनकी देखरेख में यह पूरा प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए इतिहास में ऐसे लोग हैं जो हो सकता है उनका बड़ा नाम ना हो, लेकिन वो कितने गुमनामी में रहे, और जब उनको एक डॉट बराबर भी जिम्मेदारी हुई तो वो इतना बड़ा काम कर गए जिसके कारण हम यहां खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं। उन्होंने अपने सबसे नजदीकी, चाहे वो अफ्रीका गए हो, चाहे वो लंदन गए हो, चाहे जितनी भी कॉन्फ्रेंस, उसमें एक ही आदमी उनके सबसे नजदीक था, उसी को साथ रखते थे। उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी। उनको अपॉइंट किया कि आपकी देखरेख में। अब गांधी जी ने सोच के किया, लेकिन आचार्य जेबी कृपलानी से ज्यादा बहादुर, ईमानदार, उस दौर में इतनी नजदीकी के बाद भी, और बापू से नजदीकी, ओहो, उसके बाद भी उस आदमी ने अपने जाने से पहले जो कुकर्म करवाया गया उससे वो लिख के चला गया। लेकिन गांधी जी के नाम से जो लोग गांधी लगा करके देश में सत्ता में बैठे, उन्होंने भारत सरकार द्वारा छापी उस किताबी को गायब कर दिया, मिली नहीं। और जब वोट पड़े, 15 वोट आए, तो एक वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला, एक वोट आचार्य जी को मिल गया, एक वोट इनवैलिड हुआ, और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। तो आप कांग्रेस के दो लोगों को सोचिए। आज जब आप बहुत सारी चीजों को सवाल करते हैं तो पार्टी लाइन पे चला जाता है। उस वक्त भी विद इन कांग्रेस में लोग थे जो ये जानते थे कि ये गड़बड़ मामला है। तो पहले तो कैंडिडेट नहीं बनाया, और बनाया तो उसके बाद उस पार्टी के किसी एक आदमी ने नेहरू के फेवर में वोट नहीं दिया।
जो आदमी अपनी पार्टी का एक वोट नहीं प्राप्त कर पाया, उसको 2 सितंबर 1946 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी, क्योंकि कैबिनेट मिशन में यह साफ साफ कर दिया गया था कि नेहरू के अलावा हम किसी को सत्ता नहीं देंगे। और फिर तीसरा कमाल, 1946 में प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा है, इंटरिम सरकार बन रही है। इंटरिम सरकार के अंदर जो मंत्री थे, जैसे आज जब मंत्री बनाए जाते हैं तो राष्ट्रपति के पास नाम भेजे जाते हैं अप्रूवल के लिए, और मोरलेस क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव हेड होता है, तो राष्ट्रपति उस पर कोई ऐसा सवाल नहीं उठाते कि भाई इसको क्यों बनाया, इसको क्यों बनाया, साइन हो गया। जो इंटरिम सरकार बनी उसमें जो जो मंत्री थे वो वहां एटली साहब के पास गए अप्रूव होने के लिए, फिर उसके बाद वो यहां मंत्री बने। तो जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वाइसरॉय था, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, कमाल की आजादी है ये। वो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। इस मामले में हो सकता है पाकिस्तान से डिफरेंसेस हो सकते हैं, छोटा है ऐसा है, छोड़ दीजिए, वो उनका इंटरनल मामला है। पाकिस्तान को जब कहा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन आपके गवर्नर होंगे, तो उन्होंने 4 मोटी मोटी गालियां दी, दिस बास्टर्ड विल नॉट बी अलाउड इन द पाकिस्तान, हम अपना आदमी बनाएंगे। इसलिए उन्होंने अपना गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाया, हमने नहीं बनाया। और एक चिट्ठी, क्योंकि मैंने बताया कि इस संचार क्रांति में किसी भी डॉक्यूमेंट को हासिल करना मुश्किल काम नहीं है, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हमने अपने सोशल मीडिया पे भी डाला है। 28 अप्रैल 1948, जो 15 अगस्त 1947 को देश आजादी की बात कर रहे हैं, 15 अगस्त को छोड़ दीजिए, 28 अप्रैल 1948 की एक चिट्ठी है जिसमें जवाहरलाल नेहरू के साइन हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन स्टेट। और उस चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं वो? उस चिट्ठी में 48 में लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? एटली को लिख रहे हैं। एटली साहब की जो कैबिनेट की मीटिंग है उससे निकाला हुआ कागज है, क्योंकि हमारे यहां छुपाने का रिवाज है, वहां सब कुछ ओपन है। उस चिट्ठी में लिख रहे हैं कि माउंटबेटन साहब को उनका ट्रांसफर बर्मा कर दिया गया है, तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, आपका अनुमोदन चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाए। इसके लिए चिट्ठी लिख के 1948 में आप ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली से अप्रूवल मांग रहे हैं, और भारत आजाद है। जिस संविधान की बात हो रही है ना, जिन लोगों को बड़ी तकलीफ है कि इसमें ये बदलाव नहीं होना चाहिए, वो बदलाव नहीं, ये संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की फोटो कॉपी है। इसमें कुछ हो गया है, बाकी नहीं हुआ है। और जो एक ऐसी चीज थी कि आज के लोगों में जो अपनी सिविलाइजेशन को जानना चाहते हैं, हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, हम दुनिया में क्यों ऐसे माने जाते थे कि सब दुनिया हमारा लोहा मानती थी, उसको वो लिख नहीं पाए क्योंकि उनकी ताकत नहीं थी। लेकिन उसमें भी लोगों ने कैसे रास्ता निकाला और किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन को वो आगे कर गए। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आप जब समय आता है तो कोई ना कोई रीजन बन जाता है, हम इसके कारण जान पाए, उसके कारण जान पाए। इसलिए आज आपको ये कम से कम कहने का मैं समझता हूं कि हक नहीं है कि ये बात हमें पता नहीं है। आपके टिप्स के ऊपर सारी चीजें हैं, ओरिजिनल सोर्सेस के साथ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके लिए किसी लाइब्रेरी का मेंबर, किसी जगह पढ़ने की जगह कमरा नहीं, चलते चलते आपको पता चल सकता है, बशर्ते कि आपको अपने कौन थे, हमारी सिविलाइजेशन क्या थी, हम क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या थे, ये तभी पता चलेगा। संविधान बना, इसकी चर्चा बहुत होती है, अंबेडकर ने संविधान बनाया, अंबेडकर ने संविधान बनाया, और एक नैरेटिव ऐसा बनाया गया कि लगता था कि जैसे बाकी लोग संविधान में सिर्फ देख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं अंबेडकर के उस बात को अप्रिशिएट लोग नहीं करते हैं राजनीतिक कारणों से। कुछ उनके सरनेम के कारण नहीं करते होंगे, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अंबेडकर का सरनेम क्या है, अंबेडकर की विचारधारा क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं उस
जड़ में इंटरेस्ट हूं जिसने अंबेडकर ने यह काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। जब ये संविधान पूरा लिखित में कंप्लीट हो गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बात में ओरिजिनल सोर्स इसलिए बता रहा हूं कि उसमें जो तीसरे आदमी थे उनका देहांत 2007 में हुआ है और उनका परिवार जबलपुर में रहता है और उनके बेटे हमारे आसपास की उम्र के होंगे। उनकी अपने पिताजी से सारी रिकॉर्डिंग उनके पास है। जब संविधान लिख गया तो अंबेडकर ने कहा ये बात। अंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कह रहे हैं, वो संविधान सभा के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद, और अंबेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कई कमेटियां थी, उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी। उन्होंने कहा कि संविधान में यह लिखा है, और उसकी पहली लाइन है संविधान की, इंडिया दैट इज भारत। अब देखिए, अगर आपकी डिजायर है, आपको वो भूख है, तो आप बहुत विपरीत स्थितियों में भी खड़े हो तो भी आप अपना काम कैसे करके जाते हैं जिससे उस वक्त के लोग अफेंड भी ना हो, लेकिन आने वाले 1000 सालों तक आप जिंदा रहें। मैं इसलिए इन दो लोगों का नाम इसलिए लेता हूं कि वो सब कुछ सुन के आए होंगे। अंबेडकर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, इसमें इंडिया तो दिखाई दे रहा है बट भारत तो नहीं है इसमें। इंडिया दैट इज भारत पहली लाइन है। इंडिया पहले आया था या भारत पहले आया था? तो इंडिया दैट इज भारत कैसे होगा? भारत दैट इज इंडिया। उल्टा नहीं हो सकता ना, पिता पिता ही रहेगा ना। तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, इस पर डिबेट नहीं करते हैं। हम इस संविधान में भारत कहां है, ये तो कॉपी है, तो भारत को हम कैसे जिंदा रखेंगे? तब उन दोनों के बीच में बात हुई और ये बिल्कुल खामोश रही। और उसमें उन्होंने कहा कि भारत क्या था, अनादिकाल से, हजारों सालों से भारत की क्या परंपरा थी, क्या आस्थाएं थी, क्या मान्यताएं थी, क्या सरोकार थे। उन्होंने कुछ उसमें बदलाव नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि हम हजारों साल पहले हमारे यहां स्टेट के और सेंटर के क्या रिलेशन होते थे, हमारे यहां गवर्नेंस कैसे होता था, हमारे आइडियल क्या थे, उन सब चीजों को चिन्हित करना इतने कम टाइम में कि चचा को पता न चले। ये सब कुछ उन दोनों ने किया और उसके बाद तय करके एक बंगाल में शांति निकेतन एक जगह है, आप सबने सुनी होगी। उस शांति निकेतन में जो सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट थे उनका नाम था नंदलाल बोस। उनको चुपचाप से बुलाया राजेंद्र प्रसाद ने और यह समझाया कि संविधान की कॉपी आप ले लें और इस संविधान में अलग अलग विषय पे बातें लिखी गई हैं, उस विषय में हमारे हजारों साल पहले क्या चिन्ह थे, हम उसको चिन्हों के माध्यम से उसमें प्रदर्शित करेंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज जिस विषय को आजकल आप लोग टेलीविजन पे सुन रहे हैं वो कैसे कनेक्ट है उससे। उन लोगों को यह संविधान सौंप दिया गया और उनकी टीम में 22 साल का लड़का था। उस 22 साल के लड़के का नाम था राम विभोर सिन्हा। वो जबलपुर के रहने वाले थे और यह काम सौंपा गया कि इस पूरे संविधान में चित्रों के माध्यम से हजारों साल पुरानी सभ्यता को जीवित करना है। और यह काम वहां शांति निकेतन में खामोशी से चल रहा था। नेहरू जी को इसका हल्का सा भनक लगी क्योंकि नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी भी कभी उनको कुछ पढ़ने पढ़ाने के लिए शांति निकेतन भेजा था और नंदलाल बोस को वो जानते थे। वो वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है आप लोग कुछ चित्र बना रहे हैं। तो नंदलाल बोस ने कहा चित्र तो बना रहे लेकिन जो लड़का बना रहा है वो तो गया हुआ है दिल्ली, यहां बंगाल से बाहर, जबकि वो उनके बेसमेंट में काम कर रहा था। और चित्र सारे बनाने के बाद वो दिल्ली आ गए और छपने जब ये जा रहा था उससे एक दिन पहले पता चला कि इसमें ये चित्र लगे हुए हैं। अब उनके सामने संकट ये था कि तो ओरिजिनल कॉपी पे बना दिया। तब उन्होंने दबाव डाला
और जो उनके रिश्तेदार लगते थे नेहरू जी के, अपने 2 रिश्तेदारों की तस्वीरें डलवाई उन्होंने। एक जगह उसमें अकबर डाले गए, दूसरे उसमें टीपू सुल्तान डाले गए। ये ही 2 तस्वीरें संविधान में हैं जो एक पेज पे 2 हैं। अब आप कहेंगे कि तस्वीरों का महत्व क्या होता है? तस्वीरों का महत्व यह होता है कि जब हमारे उन दोनों आर्टिस्टों ने तय किया तो भारत के संविधान जो प्रियम्बल है उसके बाद जो पहला पेज है, उस पहले पेज के ऊपर वो नंदी बन रहा है जिस नंदी की लड़ाई विष्णु शंकर जैन बनारस में ज्ञानवापी के नाम से लड़ रहे हैं। अब अगर ये पहले पता होता तो इतनी डिबेट नहीं होती कि असली नंदी कौन सा है। अब कहते हैं ये कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म, साहब हिंदू देवी देवताओं की बात करना कम्युनलिज्म है, तो हमारे पूर्वज उसमें अंबेडकर सरे फहरिस्त थे, तो उन्होंने 5वें नंबर पेज के ऊपर मां सीता, राम और लक्ष्मण की तस्वीर है, उसमें छत्रपति शिवाजी की तस्वीर है, उसमें सुभाष की तस्वीर है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर है, उसमें गुरुकुल की तस्वीर है, उसमें जैन जो पंथ है उसका पूरा चेहरा है, उसमें बौद्ध धर्म है। तो अगर ये होता तो फिर आप कैसे कहते कि भारत सेकुलर है? हमारी आस्थाएं तो वो थी भाई, वो उन्होंने डाला और उसके बाद छाप के चले गए। वो ओरिजिनल संविधान था हमारा। लेकिन फिर किस तरीके से लगा कि भाई ये तो जो उस वक्त के हालात हैं, और नेहरू जी तो कह रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट आई में हिंदू, ये तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। बाई कल्चर आई में मुस्लिम, बाई एजुकेशन आई एम इंग्लिशमैन, बाई एक्सीडेंट आई एम हिंदू। तो बाई एक्सीडेंट हिंदू को इतनी तकलीफ हुई कि उसके बाद जो कॉपी छपी उसमें से तस्वीरें माइनस कर दी गई। ये जो तस्वीर आपके संविधान में है, ये भारत की पार्लियामेंट में हीलियम गैस के अंदर रखा है, इसकी बहुत खस्ता हालत हो गई है। लेकिन जिस आदमी को आपने चुना है, इसको पॉलिटिकल रूप में मत देखिएगा। मैं फिर कहता हूं कि किसी की तारीफ करने से ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने तारीफ कर दी तो हमारा आइडियल ही है। इस घनघोर स्थिति में अगर किसी ने अपनी उस सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिए तमाम सड़कें बनवाने और एक्सप्रेसवे बनवाने के साथ साथ ये किया है, तो वो कोई भी हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो तस्वीरें गायब हो गई, लेकिन इस हालात में जहां हर जगह जेएनयू बैठा हो, जहां हर गली के अंदर 4 लोग खड़े हो जाएं, सड़कें जाम करते हैं हर छोटी छोटी बात पे, ऐसे में वहां फैसले एकदम नहीं लिए जा सकते, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं देश का गृह मंत्री शाम में घर पे दरवाजा खटखटाए और ये पूछे आप सुरक्षित हैं, कुछ आपके लिए मैं करूं, अच्छा आप चले जाइए। फिर वो दूध भी सस्ता कर दे, यूरिया दूध में मिलाने की इजाजत भी आपको दे दे, और फिर आपको संस्कृति भी चाहिए, सरोकार भी चाहिए, अपनी सभ्यता भी चाहिए, और आपको 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री देने में आप अपना वोट भी उसी को दे देते हैं। फिर सभ्यताओं का पुनर्निर्माण नहीं होता, फिर दलालों का पुनर्निर्माण होता है। तो आपकी भारतीय राजनीति में आपको जब मौका मिलता है तो आप वोट तब देने जाते हैं तो क्या सोच के वोट देते हैं, क्या सोच के दे, क्या सस्ता कर दे। यानी सारी पार्टियों का नैरेटिव है, एक कहता है हम 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, एक अभी आए हैं खुद बेरोजगार हैं, कह रहे हम 1 लाख रुपए देंगे। मतलब कहां से दोगे तुम? मेरे टैक्स पेयर से लोगों को खरीद करके तुम प्रधानमंत्री बनोगे, मेरे टैक्स की मनी तुम लाखों 1-1 लाख रुपया कैसे बांटोगे भाई? हु आर यू? ये मैनिफेस्टो का एजेंडा ही गलत होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप लोगों को पैसा दे करके, कुछ चीजों की रियायत दे करके आप खरीद रहे हैं। आप कोई पॉलिसी डिसीजन करें समझ में आता है, लेकिन हम 1 लाख रुपया देंगे, हम साड़ी देंगे, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ऐसे लग रहा है कि बोली लगी हुई है इस देश के अंदर, भूखे नंगे हिंदू घूम रहे हैं सनातनी, कोई साड़ी में बिक रहा है, कोई ब्लाउज में बिक रहा है, कोई पेटीकोट में बिक रहा है, कोई पैंट में बिक रहा है, कोई दूध में, कोई बिजली में, कोई चावल में। कमाल है। और हम कहते हैं हमारी बड़ी भारी सभ्यता है, हमारा ये इतिहास है। आपका क्या इतिहास है भाई? इसमें हमको कभी शर्म नहीं आती। एज ए सिटीजन हम जब चुनाव वोट करें, किसी को वोट दें, कि ये करने क्या आया है। सड़कें तो पहले भी थी, सड़कें आज भी हैं, आज ज्यादा अच्छी हो गई, आज आप ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आज ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो ये तो बदलती रहेगी।
जब ये नहीं था तब महाभारत में संजय कैसे देख रहा था लाइव? युद्ध की कहानी संजय ने कैसे बता दी महाभारत के अंदर? और आज कैसे हो रहा है कि वहां अमेरिका में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, आपने घर में देखा, तब भी तो ये वेव्स थी और आज भी वही वेव्स हैं, कुछ लगा दिया तो पता चल गया। ऐसा तो नहीं है। तो सवाल ये है, कोई बात नहीं, लेट